हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। आपके लिए बायोलॉजी लेकर आ गए हैं। उम्मीद है आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने बहुत ही अच्छा किया होगा और आप अच्छे नंबर जरूर से जरूर लाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2 व 3 नंबर के हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन जो 2 और 3 नंबर में आते हैं और हमारे एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे गए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, टेपिटम तथा इसके कार्य को बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि टेपिटम क्या होता है और उसके कार्य का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं टेपिटम क्या होता है। तो टेपिटम किसे कहते हैं, तो पराग कोश के सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। तो जो पराग कोश होता है उसके सबसे भीतरी परत यानी सबसे जो अंदर परत रहती है उसे ही कहते हैं टेपिटम कहते हैं। जो क्या करता है, पराग कण को पोषण प्रदान करता है। देखिए यहाँ लिखिए, जो पराग कण को, इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसके कार्य होते हैं पराग कण को देखिए, पराग कण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसके क्या कार्य होते हैं, तो पराग कण को पोषण प्रदान करता है। नंबर 2, हार्मोन का स्त्राव करता है, अर्थात हार्मोन का स्त्राव करेगा तभी तो हमारा उसमें टेपिटम जो होता है उसमें जो पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर जो परत होती है उनका विकास होगा। जब विकास होगा तो पराग कण क्या होंगे, बड़े होंगे और किस में बदल जाएंगे, फूल में बदल जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। प्यारे से बोलो, एक होता है अनिषेक फलन और एक होता है अनिषेक जनन। आइए देखते हैं, दोनों को हम एक ही वीडियो में देख लेते हैं। क्या कह रहा है, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को या विधि को ही अनिषेक फलन कहते हैं। यानी बिना निषेचन किए हुए, बिना कह सकते हैं कि इसमें नर या मादा में से दोनों में से एक ही की जरूरत होती है। तो देखिए, जब निषेचन होगा तो दोनों की आवश्यकता होगी, नर और मादा दोनों की, परंतु इसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक ही जरूरत होती है। इसमें बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे जो केला होता है वो भी अनिषेक फलन में आता है, अंगूर हो गया, ये भी होता है अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन। और अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तो बिना निषेचन के, देखिए, बिना निषेचन के शिशु निर्माण या भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो दोहरा निषेचन जैसे कि इसमें 2 शुक्राणु कोशिका एक अंड कोशिकाओं को निषेचित करते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई 2 शुक्राणु कोशिका है जो मिलकर आपस में एक अंड कोशिका का निर्माण करती है, उसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन वह होता है जो कि 2 शुक्राणु मिलकर एक कोशिका अंड कोशिका का मतलब कह सकते हैं कि देखिए को निषेचित करते हैं, उसे कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं, निषेचित करते हैं। एक ही कह सकते हैं कि अंड कोशिका का निषेचित करते हैं, उसे दोहरा निषेचित कहते हैं। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का होना, एक से अधिक बीज के होने देखिए, अर्थात कह सकते हैं यहाँ होना होगा, तो यहाँ होगा होना। अर्थात एक बीज में एक से अधिक भ्रूण के होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि कोई एक मान लीजिए वस्तु होगा, जैसे कि हमारा देख लीजिए संतरा हो गया, तो संतरा में जो होता है क्या होता है प्यारे से बोलो, तो एक से अधिक उसमें भ्रूण होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं बहुभ्रूण। तो इसकी खोज किसने की थी, बहुभ्रूणता की। तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉफ ने किया था। किसमें किया था, तो संतरे से किया था किसकी, बहुभ्रूणता की खोज। एक भ्रूण में एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की निर्माण की प्रक्रिया को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। ये होता है हमारा बहुभ्रूणता।
नंबर 5 देखिए शुक्र जनन किसे कहते हैं। तो शुक्र जनन किसे कहते हैं। शुक्र जनन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। अर्थात शुक्र जनन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, जिसमें यह 3 प्रकार के होते हैं। पर ये इसमें मेनली 3 प्रवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 गुणन प्रवस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रवस्था, नंबर 3 परिपक्वन प्रवस्था होती है। किसमें? शुक्र जनन में। तो जिस प्रकार शुक्र जनन में 3 प्रवस्था होती हैं, ठीक उसी प्रकार अंड जनन में भी 3 प्रवस्थाएं होती हैं। आइए देखते हैं छठा पॉइंट, अंड जनन किसे कहते हैं, या इसे हम अंडाणु जनन भी कहते हैं। देखिए अंड जनन कोशिका से अंडाणु का बनना ही अंडाणु जनन कहलाता है। यानी अंड जनन कोशिका से अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही अंडाणु जनन कहते हैं। जो देखिए शुक्र जनन कोशिका से शुक्राणु बनते हैं, परंतु ठीक उसके विपरीत अंड जनन कोशिका से अंडाणु बनते हैं। तो अंड जनन कोशिका से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। इसमें भी मेनली 3 परिवर्तन होते हैं, 3 प्रवर्धा होती है। जैसे हमारा हो गया गुणन प्रवस्था, और हो गया हमारा वृद्धि प्रवस्था, और क्या होता है तीसरा नंबर परिपक्वन प्रवस्था होती है। आइए देखते हैं मासिक चक्र। जैसे कि आपको पता है जो एक स्त्री होती है उसमें हर महीने 27 से 28 से 30 दिन के अंदर पीरियड आते रहते हैं। इसे ही कहते हैं मासिक धर्म। जैसे कि एक स्त्री का पहचान तभी होती है जब उसके पीरियड आते हैं तब। अगर मान लीजिए कोई स्त्री ज़्यादा उम्र की हो गई, 17-18 साल की हो गई, और उसे पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो स्त्री नहीं है, अर्थात किन्नर के समान मानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं मासिक धर्म क्या होते हैं। तो प्रत्येक 28 दिनों में के बीच अंडाणु मूर्छित होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि अंडाणु बनते हैं, परंतु जैसे अगर शुक्राणु चले जाते हैं तो वो निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेंगे, परंतु शुक्राणु अगर नहीं जाते हैं तो वो क्या होता है, मूर्छित होकर टूटकर बाहर आ जाती है। किसकी सहायता से? तो वेजाइना की सहायता से वो बाहर आ जाती हैं। इसे कहते हैं क्या? मासिक चक्र, या जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, या इसे हम रजोदर्शन या रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। आइए देखते हैं। तो प्रत्येक 28 दिनों के बीच अंडाणु मूर्छित होते हैं, ठीक है, जिससे हम पीरियड कहते हैं। असल में अंडाणु बनते हैं, फिर वहाँ से मूर्छित होते हैं। मूर्छित होने के बाद अगर वो शुक्राणु पा जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं शुक्राणु के साथ संलयन हो जाता है, तब जाकर हमारे कह सकते हैं गर्भाशय ठहर सकता है। और जब शुक्राणु नहीं पाता है तो वही मूर्छित होकर वेजाइना से बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं हम मासिक धर्म या मासिक चक्र कहते हैं। देखिए नंबर 1 होता है रजोदर्शन। रजोदर्शन कब तक होता है? तो रजोदर्शन 12 से 13 साल के बीच में होता है। और एक होता है रजोनिवृत्ति, जो 50 से 55 के बीच में होता है। ठीक है प्यारे स्कूलों, ये हुआ हमारा मासिक धर्म, आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 8वां पॉइंट, अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं? देखिए मान लीजिए कोई माता का गर्भ है, क्या है, कोई माता का गर्भ है जिसमें एक शिशु है, क्या है प्यारे स्कूलों, इसमें एक शिशु है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से एक क्या आई रहती है जिसको हम बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं, यही क्या होती है पता है, यही होता है हमारा अपरा। क्या होती है? यही होता है हमारा अपरा। अपरा कैसे? तो प्यारे रसगुल्लो, मान लीजिए हमारा कोई शिशु है जिसकी नाभि से अपरा जुड़ी रहती है, इसकी सहायता से क्या होता है पता है? देखिए वह संरचना जिसके द्वारा भ्रूण को मादा के रक्त से पोषण प्राप्त होता है उसे ही अपरा कहते हैं। तो ये जो हमारे पास कह सकते हैं कि ये रस्सीनुमा संरचना होती है, जिसे हम गांव की भाषा में नारा भी कहते हैं, ठीक है। तो वही होता है अपरा, जिससे ये जो अपरा होता है इसके सहायता से माता के गर्भाशय से डायरेक्ट बच्चे के शरीर में पोषण पहुंच जाता है, जिससे बच्चे की मृत्यु नहीं हो पाती है। बाकी कई सारी परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें माता के गर्भाशय से सही समय पर उसे भोजन या पोषण नहीं मिल पाता है और बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो यही मेन जो यही कह सकते हैं कि मेन जो ये लाइन क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं कि जो ये मेन कनेक्शन होता है नस की, जिसे हम नारा भी कहते हैं, तो यही होता है अपरा, ठीक है। उम्मीद है आपको अपना समझ में आ गया होगा। प्यारे स्कूलों, थोड़ी बात गांव की भी हो, गांव के हिसाब से बोल दिए तो आप बुरा नहीं मानिएगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम एमटीपी भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो गर्भ को चिकित्सीय तरीके से समाप्त कर देना ही एमटीपी कहलाता है। ठीक है, जैसे बलात्कार, कोई स्त्री का अगर बलात्कार हो गया है तो वो समझेंगे ही आप, क्योंकि वो नाजायज औलाद रहेगी, सभी लोग ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए उसका चिकित्सा की सहायता से, डॉक्टर की सहायता से उसके गर्भ को कह सकते हैं कि समापन करा दिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि उसके गर्भ को, कहते नहीं कि गांव की भाषा में कि बच्चे गिरवा देना, तो उसे कहते हैं गर्भ का समापन करवा देना, जिससे किसकी सहायता ली जाती है, तो एमटीपी की सहायता ही ली जाती है। अर्थात चिकित्सीय विधि द्वारा, चिकित्सीय तरीके द्वारा गर्भ को समापन करवाना, गर्भ को समाप्त करवाना ही क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। दूसरा नंबर, अनचाहा गर्भ। मान लीजिए कोई दो स्त्री हैं, स्त्री कपल हैं, ठीक है, स्त्री और पुरुष कपल हैं, जो कि आप कपल मतलब समझ जाइएगा, तो जो कि एक मतलब इंटरकोर्स करते हैं आपस में, परंतु वह बच्चे नहीं चाहते हैं, वह मतलब कोई वह स्त्री गर्भवती हो जाती है तो वो बच्चे नहीं चाहते हैं, तो ये आपस में कह सकते हैं कि रजामंदी द्वारा समापन करवा सकते हैं। इसमें भी चिकित्सीय समापन, ये कह सकते हैं कि चिकित्सा का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसे कहते हैं एमटीपी। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया भ्रूण को जन्मजात रोग। मान लीजिए कोई स्त्री के गर्भ में कोई भ्रूण पल रहा हो, उसे कोई रोग हो, जैसे कि वो किसी रोग से, जैसे कि मान लीजिए कोई अभी तक कोरोना चल रहा था, तो उनके बच्चों को मान लो कोरोना हो गया, तो अब वो अगर कोई व्यक्ति जैसे विकलांग हो गया, तो वो पेट में कुपोषण का शिकार है, तो वो बाहर आएगा तो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए उसे गर्भ में ही मार देते हैं। अर्थात उसका गर्भ का क्या करा देते हैं, समापन करवा देते हैं, इसे कहते हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन। उम्मीद है आपको गर्भ का चिकित्सीय समापन समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब है। 10वां नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या, परखनली शिशु किसे कहते हैं, IVF, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पात्र निषेचन भी कहते हैं। जैसे जब मादा के अंडाणु पुरुष के अंडाणु, जब मादा के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु को आपस में मिलाकर एक परख नली में रखते हैं, और बाद में उस जब मतलब कह सकते हैं कि जो रूम के टेम्परेचर या माता गर्भाशय में जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर शिशु को परख नली में रखा जाता है। जब शिशु का मादा का अंडाणु पुरुष का शुक्राणु आपस में संलयन करके, कह सकते हैं निषेचन करके, भ्रूण का विकास होने लगता है, तो जब भ्रूण का विकास होने लगता है तो उस भ्रूण को माता के गर्भाशय में सेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं या स्थापित कर देते हैं, उससे ही क्या कहते हैं, गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, उससे ही कहते हैं परख नली शिशु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परख नली शिशु कहते हैं। उम्मीद है आपको यह परख नली शिशु समझ में आई होगी, और यह परख नली शिशु समझ में आई होगी, और यह क्वेश्चन 10 के 10 बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।